सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने, याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब है कुषाण वंश का। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है कुंडल वन में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन में। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है वेद व्यास। महाभारत के रचयिता वेद व्यास माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है वाल्मीकि। रामायण के रचयिता है वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? तो इसका सही जवाब है पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता थे पाणिनि। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान परिषद किससे संबंधित है? तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित है अष्टप्रधान परिषद। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रायगढ़। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की राजधानी थी रायगढ़। अगला प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1761 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ? तो सही जवाब है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। मराठा और अहमद शाह अब्दाली, मराठाओं का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सही जवाब है गुरु नानक देव जी थे। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव जी। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? सही जवाब है गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी खालसा पंथ की स्थापना, याद रखना है गुरु गोबिंद सिंह जी। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कब हुआ? कब शुरू हुआ था? तो वो 1930 में शुरू हुआ था। दांडी मार्च की जो यात्रा है वो 1930 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सही जवाब है 1942 में शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1942 में शुरू हुआ था, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो वो थे महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद में रख लेना है। महात्मा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का नारा। और भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है रास बिहारी बोस ने की थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। फिर उसका नेतृत्व जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा। तो उसका उनका मतलब था कि तुम मुझे आज़ादी के लिए साथ दो और मैं तुम्हें बदले में आज़ादी दिलाऊंगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो वो 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है 1918 में समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1918 में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि किस युद्ध के बाद हुई? तो वो हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। वर्साई की संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। अगला प्रश्न है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? सही जवाब है 1920 में हुई थी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1920 को। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 को, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो वो हुआ था 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1945 को शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? तो सही जवाब है जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली, जापान थे द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे?
तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो वो है 2 सदन। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, पहला है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। अगला प्रश्न है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो सही जवाब है स्पीकर, जिन्हें अध्यक्ष कहते हैं स्पीकर होता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो सही जवाब है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही जवाब है 5 वर्ष का। याद में रख लेना है, भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है जीएसटी को किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो वो 101 संशोधन द्वारा लागू किया गया था जीएसटी को 101 संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कर संग्रह किससे होता है? तो वो अप्रत्यक्ष कर से होता है। भारत में सबसे अधिक कर संग्रह जो है वो अप्रत्यक्ष कर यानी होता है, उसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो वो है आयकर। आयकर है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण। अगला प्रश्न है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो वो होता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, वो होता है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो वो है एसबीआई। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है वो है एसबीआई। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1992 में हुई थी सेबी की स्थापना 1992 में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वो है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है गोवा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो वो गिरती है अरब सागर में। नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में जाकर गिरती है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में जो कर्क रेखा है वो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो दिए गए ऑप्शन में से उड़ीसा वो राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती। बाकी जो दिए हैं राजस्थान, झारखंड और त्रिपुरा, ये तीनों राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है भारत। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो भारत है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी। विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला जो देश है वो है वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। याद में रखना है विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। इम्पॉर्टेंट है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो सही जवाब है किलोवाट घंटा। याद रखना है विद्युत ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक है वो है किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो सही जवाब है सभी, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया है सभी, यानी V मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, ये जो है वो विद्युत शक्ति का सूत्र है। अगला प्रश्न है फ्यूज का कार्य क्या है?
तो सही जवाब है उपकरणों की सुरक्षा। फ्यूज का कार्य होता है उपकरणों की सुरक्षा। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? तो वो होता है टेस्ला। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो एसआई इकाई होती है वो होती है टेस्ला। अगला प्रश्न है पृथ्वी एक विशाल क्या है? चुंबक है। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो करती है चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत मोटर जो है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो वो होती है क्षारीय। धातुओं की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। अगला प्रश्न है अधातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो सही जवाब है अम्लीय होती है। अधातुओं की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। अगला प्रश्न है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो एक ऑक्सीकरण है। जंग लगना जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है दहन क्रिया में क्या आवश्यक है? तो वो ऑक्सीजन आवश्यक होता है दहन क्रिया में। अगला प्रश्न है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसे बुझाने में प्रयोग होती है? तो सही जवाब हो जाएगा वो तेल को बुझाने में भी, आग और गैस, ये तीनों यानी आग को बुझाने में ही वो प्रयोग होती है, आग को बुझाने में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सभी। सभी तेल, विद्युत और गैस आगों को। अगला प्रश्न है सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली होती है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है सोडा वाटर में। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो सही जवाब है 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी नामक रोग होता है जो कि नाइट ब्लाइंडनेस का कारण बनता है, यानी रातों को दिखना कम हो जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रोग है स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी की वजह से। विटामिन सी में स्कर्वी रोग यानी मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़ों में सूजन की शिकायत आती है। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रोग है रिकेट्स नामक रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है विटामिन के किसमें सहायक है? तो वो सहायक है रक्त जमाव में। विटामिन के जो रिस्पॉन्सिबल है वो रक्त जमाव में रिस्पॉन्सिबल है। अगला प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो नाम है डिक्सोरो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं डीएनए को। अगला प्रश्न है ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा है? तो वो है क्रोम। ब्राउज़र का उदाहरण होता है क्रोम। अगला प्रश्न है सर्च इंजन कौन सा है? तो सही जवाब है गूगल। दिए गए ऑप्शन में से जो सर्च इंजन है वो है गूगल। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस क्या है? तो वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। अगला प्रश्न एंटीवायरस का कार्य क्या है? तो उसका कार्य है वायरस हटाना। एंटीवायरस का कार्य होता है वायरस को हटाना। अगला प्रश्न है MS वर्ड किसके लिए प्रयोग होता है? तो वो होता है दस्तावेज़ बनाने के लिए। MS वर्ड का जो प्रयोग है वो दस्तावेज़ बनाने के लिए होता है। अगला प्रश्न है MS एक्सेल किसके लिए होता है? तो वो गणना और तालिका को बनाने के लिए होता है MS एक्सेल का उपयोग। अगला प्रश्न है कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो होते हैं 7। कबड्डी के एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है कुश्ती किस प्रकार का खेल है? तो वो मैदानी खेल है। कुश्ती जो है वो एक मैदानी खेल है। अब अगला प्रश्न है कि कबड्डी का उद्गम किस देश कौन सा है? तो वो है भारत देश। कबड्डी का उद्गम वाला जो देश है वो हमारा भारत देश है। अगला प्रश्न है ओलंपिक में कुश्ती की शैली कौन सी नहीं है? तो वो जो है जूडो नहीं है। ओलंपिक में कुश्ती की जो शैली है वो जूडो नहीं है। अगला प्रश्न है जूडो किस देश का खेल है? तो वो जापान का। जूडो जो है वो जापान में खेला जाने वाला खेल है। अगला प्रश्न है ताइक्वांडो किस देश का खेल है? तो वो है कोरिया का। अगला प्रश्न गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो सही जवाब है जयदेव। जयदेव द्वारा लिखी गई पुस्तक है गीत गोविंद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत के लेखक कौन है?
तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। साकेत के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है सूरसागर के लेखक कौन है? तो सही जवाब है सूरदास। सूरसागर के लेखक है सूरदास, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है कबीर। बीजक के लेखक है कबीर, संत कबीर। अगला प्रश्न है मधुशाला के लेखक कौन है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न कबीर ग्रंथावली किससे संबंधित है? तो वो है कबीर से। कबीर ग्रंथावली जो है वो कबीर से संबंधित है। अगला प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है उत्कृष्ट शिक्षकों को। उत्कृष्ट यानी सर्वोच्च शिक्षकों को दिया जाता है शिक्षक पुरस्कार। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 सितंबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अगला प्रश्न है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो 1958 में शुरू हुआ, याद रखना है। 1958 में शुरू हुआ शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला प्रश्न है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है विज्ञान के क्षेत्र से। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो संबंधित है विज्ञान के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसे दिए जाते हैं? तो सही जवाब है बच्चों को। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो है वो बच्चों को दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है फिल्ड्स मेडल किस विषय से संबंधित है? तो वो संबंधित है गणित के विषय से। फील्ड्स मेडल जो है वो गणित के विषय से संबंधित है। अगला प्रश्न है फील्ड्स मेडल किस आयु के वर्ग के वैज्ञानिकों को दिया जाता है? तो वो 40 वर्ष से कम। फील्ड्स मेडल जो है वो 40 वर्ष से कम आयु वाले वैज्ञानिकों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है अबेल पुरस्कार किस विषय से संबंधित है? तो वो संबंधित है गणित के विषय से। अबेल पुरस्कार जो है वो गणित के क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है। अगला प्रश्न है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत के किस पड़ोसी देश द्वारा दिया जाता है? तो वो फिलीपींस द्वारा दिया जाता है मैग्सेसे पुरस्कार। अगला प्रश्न है सार्क साहित्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, सार्क साहित्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है राजनीति से। राजनीति और समाज से संबंधित है टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 7 अगस्त को। हम हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? तो वो है 2016 से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है वो 2016 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो है 23 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 9 अक्टूबर को। हम हर साल राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 29 जून के दिन हम हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 3 मई को। हम हर साल विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम हर साल मनाते हैं 8 मार्च के दिन। याद में रख लेना है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं हर साल
13 फरवरी के दिन, याद में रख लेना है, राष्ट्रीय महिला दिवस है 13 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को। अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 मार्च के दिन हम हर साल विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 9 दिसंबर को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं, 9 दिसंबर। नेक्स्ट है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 अक्टूबर के दिन हम हर साल विश्व डाक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 3 दिसंबर के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में वनों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा संगठन है? तो वह है MOEFCC। MOEFCC है भारत में वनों और पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदार। अगला प्रश्न है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो वो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए जिम्मेदार। अगला प्रश्न है भारत में सांख्यिकी और जनगणना का प्रमुख संगठन कौन सा है? तो वो है CSO। CSO है सांख्यिकी और जनगणना का प्रमुख संगठन। अगला प्रश्न है भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए राष्ट्रीय संगठन। अगला प्रश्न है कि भारत में खेल मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल संगठन कौन सा है? तो वो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है भारत में खेल मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल संगठन। अगला प्रश्न है कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रमुख संगठन कौन सा है? तो वो है DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मैड्रिड में। विश्व पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय है वो है मैड्रिड में। अगला प्रश्न है UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब है वो है न्यूयॉर्क शहर में। UNDP का मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में। अगला प्रश्न है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1946 में। यूनिसेफ की जो स्थापना है वो 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है UNDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन। आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन है। आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन। अगला प्रश्न है यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो हुई थी 1945 में। यूनेस्को का जी स्थापना है वो 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि WHO की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है वैश्विक स्वास्थ्य सुधार। WHO का मुख्य स्थापना है वो है वैश्विक स्वास्थ्य सुधार। अगला प्रश्न है ओडिसी नृत्य में पारंपरिक संगीत कौन सा है? तो वो है सारंगी और मृदगन। ओडिसी नृत्य में पारंपरिक संगीत है सारंगी और मृदगन। अगला प्रश्न है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कितने प्रकार हैं? तो वो है 8 प्रकार। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है कथक नृत्य का मूल विषय क्या है? तो वो है भक्ति और प्रेम। कथक नृत्य का मूल विषय है भक्ति और प्रेम। इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, भरतनाट्यम में कौन सा भाव प्रमुख है? तो वो भाव है भक्ति भाव। भरतनाट्यम में भक्ति भाव जो है वो प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य का सबसे प्रसिद्ध पात्र कौन सा है? तो वो है श्री कृष्ण का। कुचिपुड़ी में सबसे प्रमुख पात्र है श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है मणिपुरी नृत्य किस परंपरा से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है वैष्णव परंपरा से। मणिपुरी नृत्य जो है वो वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है भारत में मुख्य बसंत उत्सव कौन सा है? तो वो है होली। भारत में मुख्य बसंत उत्सव जो है वो होली है। अगला प्रश्न है पुष्कर मेला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो वो ऊँट मेला के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर मेला जो है वो ऊँट मेला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है?
तो वो है कुंभ मेला। भारत का जो सबसे बड़ा मेला है वो है कुंभ का मेला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, लोहड़ी मुख्य रूप से किस क्षेत्र का पर्व है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान का। लोहड़ी जो है वो मुख्य रूप से राजस्थान क्षेत्र का पर्व, सॉरी पंजाब याद में रखना है, पंजाब क्षेत्र का लोहड़ी जो है वो मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र में मनाया जाता है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैसाखी किस कृषि संबंधी गतिविधि का प्रतीक है? तो वो है फसल कटाई का। बैसाखी जो है वो फसल कटाई गतिविधि का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, भारत में ताल किसे कहते हैं? तो वो है लय और छंद को। भारत में ताल जो है वो लय और छंद को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रसिद्ध वायलिन किस संगीत में प्रयोग होता है? तो वो होता है कर्नाटक में। याद रखना है, भारत में जो प्रसिद्ध वायलिन है वो कर्नाटक में उपयोग होता है, यानी प्रयोग होता है। अब अगला प्रश्न है कि भारत में बिरहा और छठी किस लोक संगीत के अंग है? तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार के। भारत में बिरहा और छठी जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंग है। अगला प्रश्न है, भारत में सांगीतिक नाट्य ओपेरा किस संगीत से मिलता जुलता है? तो वो है भरतनाट्यम और कथकली से। भरतनाट्यम और कथकली से मिलता जुलता है। अगला प्रश्न है, भारत में राग और ताल का मिश्रण किस में प्रयोग होता है? तो वो शास्त्रीय संगीत में प्रयोग होता है। भारत में राग और ताल का जो मिश्रण है वो शास्त्रीय संगीत में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, भारत में तान और आलाप किस संगीत का प्रमुख अंग है? तो वो शास्त्रीय संगीत का प्रमुख अंग है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में तपस्या और ध्यान का महत्व किसके लिए है? तो वो निर्वाण प्राप्ति के लिए है। बौद्ध धर्म में तपस्या और ध्यान का जो महत्व है वो निर्वाण प्राप्ति के लिए है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में 7 महापरिग्रह कौन से है? तो है शास्त्रों में वर्जित नियम। अगला प्रश्न है, भारत में सिख धर्म का मुख्य धार्मिक स्थल कौन सा है? तो वो है हरमंदिर साहिब, अमृतसर में है, यानी गोल्डन टेम्पल जिसे हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं, वो है सिख समुदाय का मुख्य धार्मिक स्थल। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म में 5 स्तंभ कौन से हैं? तो वो है ईमान, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। ईमान, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज है इस्लाम धर्म में 5 स्तंभ। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदू धर्म के कितने प्रमुख पर्व हैं? तो कई है, जैसे दिवाली, होली, नवरात्रि और दशहरा, ये सब है भारत में हिंदू धर्म के प्रमुख पर्व। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कौन सा प्रमुख सिद्धांत है? तो वो है अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा जो है वो प्रमुख स्थान है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला आईटी पार्क कहाँ स्थापित हुआ? तो वो हुआ था बेंगलोर में। भारत का पहला आईटी पार्क जो है वो बेंगलोर में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में बना? तो वो बना था मुंबई में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना था मुंबई शहर में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ बना? तो वो दिल्ली में बना था। भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है वो दिल्ली में बना था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ हुआ? तो वो दिल्ली में हुआ था भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मेला। इम्पॉर्टेंट है ये। अब अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय रेलवे कब चला? तो वो चला था 1853 में। 1853 में चला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय रेलवे। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा था? तो वो था अजंता एलोरा की गुफाएं। भारत का पहला विश्व धरोहर था अजंता एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न है, एमपी का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी का जो फुल फॉर्म है वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगला प्रश्न है, एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है? तो उसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला प्रश्न है, रॉ का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ को कहते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगला प्रश्न है, आईबी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। याद में से रख लेना है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कि एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? तो वो होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी।
एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगला प्रश्न है एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया? तो वो विलिस कैरियर ने किया था एयर कंडीशनर का आविष्कार। अगला प्रश्न है स्कूटर का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है एनरिको पियाजियो। एनरिको पियाजियो ने किया था स्कूटर का आविष्कार। सो गाइज आज के वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।